और क्या युद्ध होता है, क्या युद्ध के परिणाम होते हैं, किस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, आज हम देखेंगे। एक तरफ पे सिसोदिया वंश के महान शासक प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, और दूसरी तरफ पे आपके मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम मुगल सेना अकबर के दरबार में थे। अब देखो दोस्तों, मान सिंह के तो वही भावना थी, मान सिंह बदला लेने की कोशिश करता है। और मान सिंह, अब हम देख रहे हैं आज क्या, राणा प्रताप का भाग नंबर 2 देख रहे हैं हम। पहले डाल देता हूँ हेडिंग यहाँ पर, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप भाग नंबर 2। महाराणा प्रताप भाग नंबर 2। बहुत कम लोग आते हैं, क्या बात है, कोई समस्या है क्या आप लोगों को? बेटा अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को अभी ऐसा लगता है क्या क्लास ले। जब आपकी एग्ज़ाम आएगी ना, और जब देखना है कुछ दिनों बाद इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी वीडियो पर हज़ारों व्यूज़ होंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ वाकई में चीज़ कुछ काम की है। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि और ठीक है, अभी तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा बाद में पता चलेगा कि वाकई में चीज़ क्या है ना। ये चीज़ बहुत कीमती चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये इतिहास हालांकि कोई पढ़ाता नहीं इतना ही, क्योंकि अभी एमपी एग्ज़ाम में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो आप बना दो। हल्दी घाटी से तो प्रश्न आता है एग्जाम में, किसने का नहीं आता। तो महाराणा प्रताप का भाग नंबर 2 दोस्तों तो हम देख रहे हैं, और ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से समझना, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी, किस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और पूरा हल्दी घाटी का युद्ध आपको समझ में आएगा। चलिए, महाराणा प्रताप का भाग नंबर 2 आज हम कवर करने वाले हैं, और देखिएगा किस प्रकार से ये भाग नंबर 2 कवर करते हैं। आप सभी को पता है कि मान सिंह राणा प्रताप के दरबार में आया था, तो उसका बेटा मिला था अमर सिंह। तो अमर सिंह ने मान सिंह को खरी खोटी सुना दी थी, तो मान सिंह को गुस्सा आया था, और मान सिंह ने कहा था कि मैं अब बदला लूंगा। तो मान सिंह प्रथम जो था दोस्तों, इसने क्या किया, बदला लेने की कोशिश की प्रताप से, कि बदला लूंगा मैं। इसने क्या कहा कि मैं बदला लूंगा। बदला लेने के लिए क्या करता है मान सिंह, अपनी सभी अंग्रेज की सेना, जो मुगलों की सेना, टोटल जितनी भी मुगल की सेना थी दोस्तों, मुगलों सेना के साथ ये पहुंच जाता है कहां पर, अजमेर में। मान सिंह मुगल सेना के साथ पहुंच जाता है कहां पर, अजमेर में। ये इतिहास कहां से लाए गुरुजी, कहां से बातें आई है, तो मैं बता दूं दोस्तों, इसी अंग्रेज सेना में एक कवि था जिसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था, बदायूनी। और बदायूनी ने दोस्तों ये पूरा का पूरा वर्णन किया हल्दी घाटी के युद्ध का। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किसने किया, बदायूनी ने किया। याद रखना, ये प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में। तो बदायूनी भी मुगल सेना में ही था, और एक कवि था, लिखता था, जो भी बात होती थी उसको लिख लेता था, नोट कर लेता था। और बदायूनी बोलता है कि मान सिंह प्रथम जो था, ये बदला लेने की कोशिश करता है, और बदला लेने की कोशिश में फिराक में क्या करता है, मुगल सेना लेकर पहुंच जाता है कहाँ पर, अजमेर में। अजमेर में जाकर ये अपनी पूरी मुगल सेना को यहाँ पर स्थापित कर देता है, और अजमेर में जाकर ये अपने डेरा डाल लेता है। कहते हैं कि यहाँ पर अजमेर में अकबर दुर्ग पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर अजमेर में कौन सा दुर्ग है, अकबर दुर्ग है। यहाँ पर अजमेर में एक जगह पड़ती है अकबर दुर्ग। इसी अजमेर के अकबर दुर्ग में ये पहुंच जाता है, और वहां पर दीवाने खास जो अकबर महल में जो कक्ष था, दीवाने खास, इसी दीवाने खास में ये बैठता है, और दीवाने खास में बैठकर यहाँ पर दोस्तों ये बनाता है रणनीति। क्या बनाता है, रणनीति। ये रणनीति बनाता है युद्ध लड़ने की, किस प्रकार से प्रताप से युद्ध लड़ना है, और यह रणनीति बनाता है। जब इसने पूरी रणनीति बना ली, 80,000 की सेना इसके साथ थी, और 80,000 की मुगल सेना लेकर दोस्तों ये अब यहाँ से क्या होता है, रवाना होता है। इधर प्रताप सिंह थे, इधर प्रताप सिंह थे, महाराणा प्रताप इधर थे, और इधर ये रणनीति बना रहा है कहाँ पर, आपके अजमेर में। अजमेर से ये दोस्तों अब बढ़ेगा आगे, क्योंकि यहाँ से डेरा डालेगा ये आगे, और इधर महाराणा प्रताप को भी खबर पहुँचाएगा कि भाई तुझसे युद्ध लड़ने आ रहा हूँ मैं, तैयार है ना तू भी। इसी समय एक घटना होती है, वो घटना क्या है मैं आपको बताता दोस्तों। इसी मान सिंह के साथ में कौन कौन थे, तो इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मान सिंह प्रथम के साथ में 2 व्यक्ति यहाँ पर अजमेर में थे। मान सिंह प्रथम के साथ में 2 व्यक्ति था, एक का नाम था दोस्तों शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये प्रताप का ही भाई था, मजला भाई, प्रताप का दूसरा नंबर का भाई था।
प्रताप के 3 भाई थे, जिसमें से 2 मुगलों सेना में चले गए थे, जिसमें एक तो शक्ति सिंह था, एक जगमाल था। तो जगमाल की तो मृत्यु हो गई थी, मैंने कल बताया था आपको। जगमाल की कल मृत्यु हो गई। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लेना, पूरा वीडियो समझ में आएगा आपको, अच्छे पूरी कहानी की लिंक हो जाएगी आपकी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, कहानी लिंक हो जाएगी। कल मैंने आपको बताया था जगमाल की मृत्यु हो गई थी, युद्ध में लड़ते वक्त इन्हीं मान सिंह के साथ गया था वो भी, और शक्ति सिंह। और दोस्तों शक्ति सिंह के साथ एक और आदमी यहाँ पर था, बदायूनी। ध्यान देना, हुआ कुछ यूं दोस्तों कि जो शक्ति सिंह था, इसके अब मन में एक अलग भाव आ रहे हैं। मन में क्या भाव आ रहे हैं? भाव ये आ रहे हैं इसके मन में कि भाई शक्ति सिंह जो है यार, शक्ति सिंह ने सोचा यार, बोले यार मेरा भाई जो था, मैं तो सोच रहा था कि ये थोड़ी दिन बाद वापस आ जाएगा अकबर की सेना में, लेकिन मेरा भाई राणा प्रताप तो यार आ ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, मेरा भतीजा छोटा सा बच्चा अमर सिंह ने इसको ललकारा है मान सिंह तोमर को, और मान सिंह तोमर नहीं, सॉरी मान सिंह प्रथम लिखना है इसको, मान सिंह तोमर नहीं, मान सिंह को ललकारा है अमर सिंह ने। और मेरा छोटा सा भतीजा है अमर सिंह। प्रताप मेरा भाई, एक्चुअल में प्रताप जो है वो वाकई में लड़ाई लड़ रहा है यार। अब इसको बात समझ में आई कि मेरा भाई प्रताप जो वाकई में लड़ रहा है, और इसको तब समझ में आया जब उस छोटे से बच्चे, इसके भतीजे अमर सिंह ने मान सिंह को ललकार के भगा दिया। तब शक्ति सिंह के बात समझ में आ गई यार, स्वतंत्रता भी कोई चीज़ होती है। स्वतंत्रता के लिए मेरा भाई लड़ाई लड़ रहा है, और स्वतंत्रता के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है मेरा भाई। तो शक्ति सिंह यहाँ से क्या करता है? शक्ति सिंह सोचता है कि अब मैं जितना कर लिया मैंने कर लिया, अब मैं जो भी करूँगा मेरे भाई के लिए करूँगा, मेरे अपने राजपूत के लिए करूँगा। रहूँगा तो सेना मुगलों में ही, लेकिन करूँगा किसके लिए काम? मेरे भाई राजपूतों के काम करूँगा। और मेरा भाई जो लड़ रहा है एकदम बिल्कुल सही लड़ रहा है। ये है तो किसकी सेना में? अकबर की सेना में। लेकिन शक्ति सिंह जो है दोस्तों अब जो है सहायता करेगा किसकी? अपने भाइयों की सहायता करेगा। और कैसे करेगा वो अब मैं आगे बताऊंगा आपको, किस प्रकार से सहायता करता। अंत समय में शक्ति सिंह काम आएगा प्रताप के, किस प्रकार से आएगा, क्या कहानियां होगी वो देखो आगे आप। अब इधर क्या हुआ, मान सिंह बदला लेने की कोशिश करता है। मान सिंह के साथ शक्ति सिंह भी शामिल था, साथ ही साथ इनके साथ आसफ खां भी था एक और, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। अब दोस्तों दीवाने एक खास जो अकबर दुर्ग है अजमेर में, वहाँ पर ये रणनीति बनाता है मान सिंह तोमर। और मान सिंह तोमर नहीं, सिर्फ बार बार तोमर आ रहा है, बार बार तोमर नहीं लगाना इसको, मान सिंह प्रथम ही बोलना है इसको। मान सिंह प्रथम क्या करता है? रणनीति बनाता है, और अकबर दुर्ग जो अजमेर में पड़ता है, दीवाने खास वहाँ पर ये रणनीति बनाता है। और रणनीति बनाकर फाइनली अब जो है ये तैयार होकर अपनी सेना लेके चलता है। दोस्तों ये अपनी सेना लेके आगे बढ़ता है और अपना डेरा डालता है राजसमंद के पास में। अपनी सेना लेकर डेरा कहाँ डालेगा? ये डेरा डालता है राजसमंद झील के पास में। राजसमंद जो जिला पड़ता है दोस्तों, राजसमंद, इसी राजसमंद झील के पास में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मोलेला की पहाड़ी। इसी मोलेला की पहाड़ी दोस्तों याद रखना, मोलेला का दर्रा भी है यहाँ पर। इसी मोलेला की पहाड़ी में एक दर्रा पड़ता है, याद रखना दोस्तों। मोलेला के यहाँ पर इस मोलेला की पहाड़ी पे जाके करता है, ये डेरा डाल देता है। इधर से प्रताप भी अपनी सेना बढ़ाते हैं, 20,000 की सेना लेके पहुंच जाते हैं आगे। और प्रताप भी अपनी सेना लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रताप भी खामनौर की पहाड़ी जो पड़ती है वहाँ पर जाकर अपना डेरा डाल देते हैं। कहाँ पर? खामनौर में, वही पड़ती है राजसमंद के पास, गोगुंदा में पड़ती है। ऐसे गोगुंदा में ही है ये पहाड़ी। बात कहाँ की? गोगुंदा की, क्योंकि गोगुंदा में था ये। तो अब दोस्तों गोगुंदा के खामनौर की पहाड़ी में जो है, यहाँ पर गोगुंदा की खामनौर की पहाड़ी में जो है सेना लेके डाल देते, कौन डेरा डाल देते यहाँ पर? कौन? राणा प्रताप। राणा प्रताप अपनी पूरी सेना लेके कहाँ पहुँच जाते हैं? खामनौर की पहाड़ी पे पहुँच जाते हैं। और एक तरफ है कौन? दूसरी पहाड़ी पर मोलेला की पहाड़ी, और दोनों के बीच में एक दर्रा पड़ता है। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा था। एक तरफ मोलेला की पहाड़ी पे मान सिंह की सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। कहते हैं कि मान सिंह झाका झुकी ज़्यादा करता था। मान सिंह झांकने आया, देखा तो बोली देखो तो सही महाराणा प्रताप की सेना है किसी। कहते हैं कि यहाँ पर मान सिंह ने देखा, कहाँ से? मोलेला की पहाड़ी से देखा खमनौर की पहाड़ी की तरफ। तो खमनौर की पहाड़ी पर जब देखा तो मान सिंह की तो आंखें फटकी फटी रह गई। मान सिंह की हाथी और मान सिंह के घोड़े देखकर, मान सिंह की सेना प्रताप के घोड़े और प्रताप के हाथी और प्रताप की सेना देखकर मान सिंह की आंखें फटकी फटी रह गई। कहते हैं कि यहाँ पर मान सिंह ने बोला तैयार हो जाओ, प्रताप की सेना छोटी मोटी सेना नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है।
तब कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है और इस पहाड़ी का एक तरफ मोलेला की पहाड़ी तो दूसरी तरफ खामनोर की पहाड़ी, दोनों के बीच में एक दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है यहाँ पर, एक दर्रा पड़ता है दोस्तों, और इसी दर्रे का नाम है हल्दी घाटी का दर्रा। याद रखना है दर्रा कौन सा है, हल्दी घाटी का दर्रा है। आया समझ में सभी को यहां तक। अब ध्यान देना आगे क्या होता है, अब आगे ध्यान देना आगे क्या होता है, आगे कहानी सुनो ध्यान से। एक तरफ अब बात है, हम क्या की बात कर रहे हैं, हल्दी घाटी। अब बात कर रहे हैं हम हल्दी घाटी की। हल्दी घाटी में दोस्तों एक तरफ है आपके प्रताप और दूसरी तरफ है कौन, मानसिंह। प्रताप सिंह और राणा प्रताप नाम है इनका पूरा, और दूसरी तरफ है कौन से, मानसिंह। दोस्तों याद रखना आप लोग, हल्दी घाटी की जो प्रमाणित डेट मानी जाती है दोस्तों, ध्यान देना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान का, वो बताता है 18 जून सॉरी, और आरपीएससी भी 18 ही मानती है, लेकिन कुछ बुकों में यहाँ पर जैसे बहुत सारी अलग अलग बुक आती है, ज्ञानचंद यादव की बहुत सारी बुकें आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग अलग बताया है। तो याद रखना दोस्तों, हल्दी घाटी की जो प्रमाणित डेट मानी जाती है वो कभी कभी आपको 18 जून मिलेगा और कहीं जगह आपको 21 जून मिलेगा। तो कन्फ्यूज़न मत होना, जो अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो फिर आपको 18 जून ही लगाना है इसका। 18 जून दोस्तों ये युद्ध हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखना आप लोग, है ना। 18 जून 21 जून मैंने दोनों डेट लिख दी आपके, और जो अगर मान लो दोनों आ जाए ऑप्शन में तो फिर दोनों अगर आ जाए तो 18 जून ही लगाना है, क्योंकि आरपीएससी जो मानती है वो किसको मानती है, आरपीएससी इसी को मानती है, ठीक है ना। आरपीएससी जो मानती है वो किसको मानती है, 18 जून को ही मानती है, लेकिन कहीं जगह आपको 21 जून भी मिलेगा। तो ये मत बोलना कि सर आपने 18 जून ही बताया 21 नहीं बताया, तो मैंने दोनों बता दिए। जो ऑप्शन में आया मान लो दोनों ऑप्शन में जाए तो फिर 18 ही लगाना है। क्लियर सभी का। आरासन में कई जगह आपको 21 जून भी मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 18 जून या 21 जून 1576 में दोस्तों यहाँ पर ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राणा प्रताप एक तरफ और दूसरी तरफ मानसिंह जी थे। और दोस्तों क्या होता है याद रखना आप लोग, इधर खमनोर की पहाड़ी पे कौन है, तो खमनोर की पहाड़ी पे दोस्तों आपके, खमनोर की पहाड़ी पर है आपके कौन, खमनोर की पहाड़ी पर आपके प्रताप सिंह, और दूसरी तरफ दोस्तों आपके मोलेला की पहाड़ी पे कौन है, आपके गोगुंदा, मोलेला जो गोगुंदा में पड़ता है वहां पर है कौन, मोलेला गोगुंदा। इधर कौन आ गए, आपके मानसिंह। कहते हैं मानसिंह तोमर को मोलेला से उतर के उदयपुर की तरफ जाना रहता था, और उदयपुर की तरफ में ही आपका पड़ता है, उदयपुर में क्या पड़ता है आपका, गोगुंदा, ठीक है। क्लियर सभी का। तो मोलेला दोस्तों याद रखना, मोलेला गोगुंदा है ना, यहाँ पर ये इधर थे, अब गोगुंदा में पड़ता है उदयपुर जिला, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। अब गोगुंदा जो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, इधर एक तरफ खामनोर की पहाड़ी पे प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, और दूसरी तरफ मानसिंह मोलेला की गोगुंदा की पहाड़ी पर। अब यहाँ पर क्या होता है थोड़ा ध्यान देना, इनके साथ में भी प्रश्न आता है कि यहाँ पर किनके साथ कौन था और किनके साथ कौन था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मानसिंह की जो सेना थी काफ़ी सेना थी इसके पास भी, ऐसी बात नहीं कि इसके पास सेना थी, इसके पास बहुत सेना थी, इसके पास लगभग 80,000 सेना थी। इन सेनाओं का अनुपात लगभग 1:4 था, और इसकी जो सेना थी दोस्तों कितनी थी, 20,000 की सेना थी, ठीक है ना, याद रखना आप। प्रताप की 20,000 सेना थी और इसकी 80,000 की सेना थी, ठीक है, याद रखना आप लोग। सेना का अनुपात जो था वो कितना था, सेना का अनुपात जो था वो कितना था, तो 1:4 था, ठीक। अब ध्यान देना दोस्तों आगे क्या होता है। एक तरफ प्रताप के साथ में बहुत सारे लोग थे, कहते हैं कि अष्टभुजा जिन्हें बोलते हैं, अष्टभुजा बोलते हैं, 8 लोग इसके साथ शामिल थे, और इसके जो प्रमुख थे उनके भी मैं बता दूंगा नाम आपको। 8 अष्टभुजा को देखकर बदोई नहीं बोलता है कि मानसिंह और मुगल की जो सेना है वो प्रताप की अष्टभुजाओं में बीच में आकर दब गई, ऐसा बदायूनी बताता है। बदायूनी भी युद्ध लड़ने के लिए गया, कहते हैं कि बदायूनी इसलिए गया था क्योंकि मानसिंह तोमर ने इस तरह से इस युद्ध की नीति बनाई थी, इस तरह से युद्ध को लड़ने की नीति बनाई थी। कहते हैं कि बदायूनी भी लिखते लिखते बोल गया, बोले अब एक काम करता हूँ, मैं भी अब लिखना बंद करता हूँ। कहते हैं कि बदायूनी ने अपनी पेन कॉपी रख दिए और तलवार लेके कहाँ पहुँच गया, मानसिंह के साथ सेना में पहुँच गया। आगे आगे बदायूनी, पीछे पीछे मानसिंह और उसकी सेना, सबसे आगे बदायूनी चला। इतना जोश आया था बदायूनी के अंदर,
है ना। तो बदायूं लिखने वाला था, लेकिन पेन कॉपी रख के नहीं गया था, वो लेके गया था साथ में, है ना। बाद में लिखेगा, कैसे लिखेगा बताऊंगा मैं आपको, देखो आगे। हुआ कुछ यूं कि राणा प्रताप के साथ में बहुत सारे लोग थे। राणा प्रताप का मामा जयवंता का भाई, जिसका नाम था दोस्तों राणा प्रताप का मामा, जिसका नाम था मान सिंह सोनगरा, ये भी यहाँ पर था, साथ में गया था मान सिंह सोनगरा। इसके बाद दोस्तों इसके आचार्य, आप सभी को पता हो तो मान सिंह राणा प्रताप के आचार्य श्री राघवेंद्र जी, ये भी शामिल थे यहाँ पर। इसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे इसमें। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना आप, ग्वालियर के राजा, मैंने आपको कल बताए थे, ग्वालियर के शासक उस समय जो हमारे थे तंवर साहब, जिनका नाम था रामशाह तंवर जी। तो रामशाह तंवर भी इस युद्ध में शामिल थे, रामशाह तंवर जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी युद्ध में प्रताप की साइड से एक और आदमी था, झाला बिद्दा, तो झाला बिदा भी यहाँ पर शामिल था। इसके बाद दोस्तों एक और आदमी था झाला मन्ना भी यहाँ पर शामिल था। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना और कौन लोग थे इसमें शामिल, झाला मन्ना, झाला बिद्दा हो गया, हकीम सूर भी इसमें शामिल थे, हकीम सूर, तो हकीम सूर भी राणा प्रताप की सेना में थे। इसके बाद दोस्तों यहीं पर भील जो था, एक भील सरदार भी था, और भील सरदार का जो नाम था पूंजा भील, जिसे हम बोलते हैं राणा पूंजा भील बोलते हैं इसको, बाद में इसको राणा की उपाधि दी गई थी। तो पूंजा भील और पूंजा भील भी इनके साथ में था। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए ना, एक और था दोस्तों वाहन, सीलवाहन, शालीवाहन बोलते हैं उसको। एक और था दोस्तों 8वां नंबर का, वो था आपका शालीवाहन, और शालीवाहन जो था वो 8वें नंबर का था। क्लियर सभी का। तो मामा सोनगरा, आचार्य राघवेंद्र जी, ग्वालियर का जो इनका समधी था, इसके पिताजी का समधी था उदय सिंह का, उदय सिंह राणा इसके मतलब प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, और उदय सिंह का समधी था रामशाह तंवर जो ग्वालियर का था। झाला बिद्दा, झाला मन्ना, हकीम सूर और पूंजा भील और शाहीवाल। याद रखना दोस्तों इस युद्ध में क्या होगा, 2 व्यक्ति मारे जाएंगे। कौन कौन से, एक तो झाला बिद्दा मारा जाएगा और एक शालीवाल मारा जाएगा। ये दोनों कैसे मरेंगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि मान सिंह की सेना में जो प्रमुख आदमी था, एक नाम था शक्ति सिंह, और आप सभी को बता दें कि शक्ति सिंह कौन है, प्रताप का मझला भाई है। अब शक्ति सिंह तो इसके तो दिनचर्या बदल गई थी। शक्ति सिंह ने सोचा था कि अब मैं कैसे भी करके अपने भाई का ही क्या करूंगा, सहयोग करूंगा। और मान सिंह जितनी जोरदार सेना लेकर आया, जोरदार रणनीति लेकर आया था, उसी रणनीति को चकनाचूर करेंगे कौन, शक्ति सिंह। याद रखना, लड़ेगा तो शक्ति सिंह भी है, पर दोस्तों लड़ेगा किसकी, मारेगा किसको, मुगलों को ही मारेगा वो। याद रखना आप लोग, युद्ध मैदान में मुगलों को मारने का काम करेगा। इधर शक्ति सिंह के साथ साथ एक और आया था मान सिंह के साथ, आसफ खां। याद रखना दोस्तों आसफ खां, ये आसफ खां वही है जो रानी लक्ष्मीबाई के समय आया था, रानी लक्ष्मीबाई है ना, उस समय आया था ये आसफ खां। वही आसफ खां, ये अकबर का महान सेनापति है, अकबर का महान सेनापति आसफ खां। याद रखना आप लोग, जो लक्ष्मीबाई के समय आया था। चलिए अब दोस्तों ध्यान देना आगे। पेन कॉपी चलती थी उस समय, क्यों नहीं चलती थी पेन कॉपी चलती थी। चलो अब ध्यान देना आगे क्या होता दोस्तों। यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी की। एक तरफ राणा प्रताप और दूसरी तरफ मान सिंह। राणा प्रताप के साथ में 8 लोग, इनके 8 भुजा है, इनको 8 भुजा बोलते हैं। 8 लोग थे, 8 लोगों को प्रताप की 8 भुजा बोलते हैं। और 8 भुजाओं के नाम मैंने आपको बता दिए। मामा सोनगरा, इनका जो मामा जी लगते हैं सोनगरा जी, वो थे। आचार्य इनके जो गुरु थे उनका नाम राघवेंद्र जी था, जो कल बताया था मैंने आपको। ग्वालियर के रामशाह तंवर, झीला बिद्दा, झाला मन्ना, हकीम सूर और पूंजा भील और सलीवाहन, ये सारे के सारे प्रताप के अष्टभुज के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से प्रताप के अष्टभुज में कौन शामिल नहीं है। ऐसा प्रश्न राजस्थान रीट के अंदर और आरपीएससी में आ चुका है। आरएएस की एग्जाम में भी ये लगता है पूरा टॉपिक, जो आरएएस की एग्जाम होती है ना, आरएएस की, उसमें भी ये टॉपिक लगता है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर सभी का, आ रहा समझ में। अब ध्यान देना दोस्तों आगे, अब क्या होता है, अब ध्यान देना आगे। आगे क्या नहीं क्या है, आगे कहानी सुना ध्यान से। हल्दी घाटी की बात चल रही है। हल्दी घाटी का दर्रा में हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही है और हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है। 1576 की बात है और
इधर आपके एक तरफ प्रताप सिंह है, एक तरफ राणा प्रताप और दूसरी तरफ आपके एक तरफ राणा प्रताप और दूसरी तरफ आपके मान सिंह प्रथम है। ध्यान देना किस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, डेट में आपको फिर बता देता हूँ, 18-21 जून। देखो अलग अलग जो डेट मिलती है तो आप घबराना मत, 18 जून आरपीएससी में 18 जून ही देता है वो डेट, है ना। और ये दोस्तों कब हुआ था, 1576 में, ठीक है ना। तो ये युद्ध की तारीख है, आपको याद रखना है। अब एक तरफ राणा प्रताप और दूसरी तरफ मान सिंह तोमर है, मान सिंह प्रथम है। तोमर बहुत नाम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मत मानना उसको, है ना। एक तरफ राणा प्रताप और दूसरी तरफ मान सिंह प्रथम है। अब क्या होता है दोस्तों, हल्दी घाटी में इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। आगे आगे प्रताप की सेना और इधर एक तरफ मान सिंह प्रथम की सेना। अब दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था दोस्तों, लेकिन इसे चेटक भी बोलते हैं। इसका रियल नाम चेटक भी था, चेटक बोलते हैं इसको, वाकई में इसका नाम चेटक ही है, लेकिन इसको चेतक बोलते हैं। कहते हैं राणा प्रताप का घोड़ा जो था दोस्तों उसका नाम था चेतक, और राणा प्रताप का घोड़ा चेतक बड़ा शालीन और बड़ा ही बुद्धिमान घोड़ा था। ऐसे घोड़े आजकल मिलते नहीं हैं। राणा प्रताप के पास घोड़ा था दोस्तों चेतक घोड़ा। कहते हैं कि अचानक नदी अपी, ऐसा बोलते कुछ बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं यार, अचानक नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पड़ी अचानक नदी अपार, हाँ ऐसे बोलते हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ऐसा बोलते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ अब ध्यान देना, आप राणा प्रताप चेतक को लेकर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चेतक पर बैठकर ये राणा आगे बढ़ते हैं। राणा आगे बढ़े और इधर से आपके मान सिंह भी हाथी पर बैठ के आगे बढ़े, और मान सिंह के हाथी का नाम था दोस्तों मर्दाना। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट है। मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, मर्दाना हाथी था, और इसी मर्दाना हाथी पर मान सिंह बैठकर आगे बढ़ते हैं, और इधर से महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दोस्तों जैसे ही चेतक इनके पास आया, जैसे, और महाराणा प्रताप के पास भाला था, बहुत बड़ा भाला था, और भाले का वजन भी काफ़ी था। कहते हैं कि भाला इतना खतरनाक था और तलवार भी ऐसी खतरनाक रखते थे, बहुत वजनी तलवार थी इनके पास। कहते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये मान सिंह बड़ा चालाक आदमी था। जैसे चेतक ने अपने दोनों पैर उठाए आगे से, और दोनों पैर उठाकर दोस्तों हाथी के आगे वाले दांत के ऊपर रख दिए। हाथी के कहाँ रख दिए, दांत के ऊपर अपने दोनों पैर रख दिए। अब हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, एक होते हैं दिखाने के, एक होते हैं खाने के। अंदर वाले दांत जो होते हैं वो खाने के होते हैं, बाहर वाले दांत होते हैं दिखाने के। तो कहते हैं हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं उन पर चेतक ने अपने दोनों पैर रख दिए, और मान सिंह ने क्या कर रखा था, हाथी के दोनों दांत पर धार वाली जो है दोस्तों यहाँ पर कर रखी थी उसने, वो बना रखी थी, धारेदार वो लगा रखी थी उसने पत्तियां। कहते हैं कि यहाँ पर घोड़े के दोनों पैर कट जाते हैं। चेतक के दोनों पैर यहाँ पर खून से लत हो जाते हैं, और खून से कट जाने के बाद खून बहने लगता है। चेतक तो पूरी तरह से घायल हो जाता है। चेतक के आधे पैर कट जाते हैं, और चेतक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तब राणा ने अपना भाला बाया, ऐसे फेंका भाला, और दोस्तों जैसे राणा ने अपना भाला फेंका है, इसे मेवाड़ में भाले को फेंकना मतलब भाना होता है ना, भाया। जैसे मान लो राणा प्रताप ने क्या फेंका, यहाँ से भाला फेंका। राणा प्रताप ने जैसे भाला फेंका, कहते हैं कि मान सिंह तोमर उसी हाथी के हाथी पर बैठने की वो बनती बनी रहती है। जब युद्ध मैदान में जाते देखा होगा आपने, उसमें ये मान सिंह तोमर झुक जाता नीचे और भाला दूर जा गिरता है। मान सिंह बच गया, मान सिंह की जगह किसी और को लग गया वो भाला, और मान सिंह बच जाता है। कहते हैं कि मान सिंह क्या करता है यहाँ से दोस्तों, अब मान सिंह चालाकी करता है। मान सिंह ने जब चालाकी की तो कहते हैं कि यहाँ पर राणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया जाता है, क्योंकि चेतक क्या हो गया था, यहाँ पर घायल हो चुका था। और चेतक जब घायल हो चुका तो राणा प्रताप ने, कहते हैं कि राणा प्रताप ने जितने भी मान सिंह का एक था बेलोल खां, मान सिंह का एक सेनापति था बेलोल खां दोस्तों, याद रखना।
और इसी बहलोल खां को कहते हैं कि राणा प्रताप ने तलवार का वार किया और बहलोल खां के कर दिए 2 टुकड़े, ऊपर से नीचे तक ऐसे 2 टुकड़े किए थे बहलोल खां कर। और इस बहलोल खां को देखकर मुगलों की सेना में हाहाकार मच गई और मुगलों की सेना पीछे की ओर हटने पर मजबूर हो गई। एक अकेले राणा प्रताप को मुगलों की सेना 80,000 की सेना एक अकेले राणा प्रताप से डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि बहलोल खां को पूरी तलवार, बहलोल खां की तलवार जो है 2 टुकड़े कर दिए थे और जो उसने पहन रखा था कवच, उस कवच के भी 2 टुकड़े हो गए थे, ऐसा बताते हैं। राणा प्रताप की तलवार को देखकर बहलोल खां के अपने शरीर के 2 टुकड़े करने पर ये पूरी कहानी देखकर मान सिंह और बदायूं खुद लिखता है, बदायूं यहाँ से भागता है और 1-2 चाटे बदायूं के भी पड़ गए थे। तो बदायूं यहाँ से भागा और चढ़ गया गोगुंदा की पहाड़ी पर। गोगुंदा की पहाड़ी पर चढ़कर बदायूं यहाँ अपना पेन कॉपी लेता है और गोगुंदा की पहाड़ी पर चढ़ के बदायूं खुद बोलता है, बोले यार अब मैं नहीं जाऊँगा, मेरा काम लड़ना नहीं है, मेरा काम तो लिखना है और देखना है, बैठ कर लिखना है। तो बदायूं की पहाड़ी पर चढ़ के, गोगुंदा की पहाड़ी पर चढ़ के दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बदायूं लिखता है कि यहाँ पर बहलोल खां के 2 टुकड़े कर दिए थे प्रताप ने, प्रताप की तलवार ने, ऐसा बदायूं बताता है। ध्यान देना दोस्तों आगे, यहाँ पर बहलोल खां के 2 टुकड़े करने के पश्चात मान सिंह तक थर्रा गया था, मान सिंह तक खुद डर गया था, कहीं ये हाल मेरा तो नहीं कर देगा राणा प्रताप। मान सिंह तोमर ने चालाकी की और मान सिंह प्रथम ने चालाकी की और सभी सेना के माध्यम से कहते हैं कि मान सिंह ने हर हाथी के ऊपर वो धारे जो है वो लगवा रखी थी, जिससे कि जहाँ टकराए वहीं खून निकलने लग जाए। मान सिंह ने ऐसा कर रखा था, ऐसी रणनीति थी मान सिंह की। अब दोस्तों कहते हैं कि राणा प्रताप यहाँ पर घायल हो जाते हैं और यहाँ पर राणा प्रताप को घेर लिया जाता है। प्रताप को यहाँ पर घेर लिया गया। प्रताप को जब यहाँ पर घेर लिया गया तब कहते हैं कि यहाँ पर प्रताप थोड़े थोड़े घायल हो जाते हैं। और अब क्या होता है, अब देखो कहानी आगे क्या है। यहाँ पर प्रताप को घेर लिया जाता है, प्रताप को घेर लिया जाता है। प्रताप को घेर लिया जाता है और जब प्रताप को घेर लिया जाता है, इधर मान सिंह प्रथम है और मान सिंह प्रथम की सेना ने प्रताप को पूरी तरह से घेर लिया। तब इसी प्रताप का अष्टभुज में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, झाला बिद्दा। मैंने बताया था ये मर गया था, मैंने बताया था 2 व्यक्ति मारे गए थे, बताया था ना, शाहिलवान और झाला बिद्दा। ये दोनों दोस्तों कहते हैं कि झाला बिद्दा यहाँ से जाता है और झाला बिद्दा को पता चलता है कि राणा प्रताप अब घायल हो चुके हैं। तो झाला बिद्दा लड़ते लड़ते जाता है, राणा प्रताप को यहाँ से उठा के लाते हैं और मैदान से बाहर करते हैं। राणा प्रताप का मुकुट खुद ये लगा लेता है और मैदान से प्रताप को बाहर करते हैं। घायल अवस्था से एक सुरक्षित स्थान पर प्रताप को लाया जाता है। प्रताप को मैदान से बाहर करता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है और उनकी सुरक्षा करवाता है। कहते हैं कि चेतक और प्रताप घोड़े सहित इन दोनों को यहाँ से बाहर लाया जाता है और प्रताप को धीरे धीरे होश आता है। और इधर इन सभी अष्टभुजों ने, प्रताप के सभी अष्टभुजों ने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध मैदान को पूरी तरह से जो है युद्ध को पूरा कवर किया। इसके बाद दोस्तों उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर प्रताप यहाँ से युद्ध मैदान से निकलते हुए निकले नहीं थे, मतलब युद्ध समाप्त की ओर था। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शक्ति सिंह पूरी तरह से अपने भाई प्रताप के साथ था और शक्ति सिंह ने क्या किया, धीरे धीरे मुगलों के लोगों को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दोस्तों यहाँ पर उस समय प्रताप को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। उस समय प्रताप राजसमंद झील के पास में दोस्तों, राजसमंद जिले में ही दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रताप सिंह आता है अपने घोड़े सहित और राजसमंद के पास में गांव पड़ता बलेचा गांव। इसी बलेचा गांव में ध्यान देना दोस्तों, चेतक, राणा प्रताप का घोड़ा चेतक, इसी बलेचा गांव में दोस्तों चेतक फाइनली तरफ चेतक की हो जाती क्या मृत्यु, और चेतक की मृत्यु पर रोने लगते हैं। और जब प्रताप रोने लगते हैं तब पीछे पीछे दोस्तों यहाँ पर प्रताप रोते रोते यहाँ पर रो रहे थे प्रताप, और उसी समय एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर प्रताप को एक गाने की आवाज़ देती है और गाना क्या था सुनो, गाना मैं बता रहा हूँ आपको। ओ नीले घोड़े वाले असवार मारे मेवाड़ी सरदार, सुनते ही जाजो वो गाना है ना, याद है कि नहीं तुम्हें?
ओ नीले घोड़े सरदार, है ना, असरदार मारे मेवाड़ी सरदार, सुनते ही जाजो सुनते ही जाजो। ऐसा गाना सुना किसने? प्रताप ने। और अभी आप चलता है ये गाना, तो बहुत चलता है, राजपूतों में चलता ही रहता है। सुना ही नहीं सुना ये गाना? झाला बिद्दा था, झाला अज्जा नहीं, झाला बिद्दा, झाला अज्जा नहीं है, ये झाला बिद्दा है। यहाँ झाला अज्जा तो आएगा ही नहीं, झाला अज्जा यहाँ थोड़ी आएगा, झाला अज्जा नहीं आएगा यहाँ पर, झाला मिन्ना आएगा, झाला बिद्दा आएगा, ठीक है ना, क्लियर, ओके। गाना नहीं सुना तुमने? ओ मारे नीले घोड़े सरदार, सुन रे असरेदार। ऐसे मेरी आवाज़ तो ऐसे ले नहीं मिलता यार, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है वो, और सुना चलता तो रहता है यार, आपने सुना होगा, है ना। अभी प्रताप की जयंती आई थी, तो प्रताप की सॉरी पुण्यतिथि पर सबने रखा था वो गाना, है ना। ओ नीले घोड़े असरदार मारा मेवाड़ी सरदार, सुनते ही जाजो सुनते ही जाजो, ये गाना गाया था। अरे बेटा ये वो नीले अंबर वाले, ये अलग गाना है, ये अलग है। चलिए, तो नीले घोड़े असरदार मारा मेवाड़ी सरदार, सुनते ही जाजो सुनते ही जाजो, लड़ते ही जाजो। ये जो गाना गाया था दोस्तों, ये किसी और ने नहीं गाया था, ये गाना गाया था इसी प्रताप के मजले भाई शक्ति सिंह ने। छुप छुप कर ये गाना गाया था वहाँ पर, और शक्ति सिंह ने ये गाना गाया था दोस्तों। और शक्ति सिंह ने ये गाना गाकर प्रताप को सुनाया था। तब प्रताप देखता अपनी आंखों से अपने भाई शक्ति सिंह को, तो प्रताप की आंखें पटी पटी रह जाती है कि भाई प्रताप, भाई शक्ति सिंह तो ये इसमें था, और ये गाना क्यों गा रहा है। तब आता है शक्ति सिंह और प्रताप के पैरों में पड़ जाता है। प्रताप के पैरों में पड़ के बोलता है कि हे भैया क्षमा करना मुझको, मैं आया हूँ तुम्हारी शरण में, लेकिन भैया मैं आपको जान चुका हूँ, आप अपनी माटी के लिए लड़ रहे हैं, आप अकबर की स्वाधीनता, आपने जो है अधीनता स्वीकार ना करके बहुत अच्छा काम किया, मेवाड़ का बल आपने हमेशा ऊंचा रखा, मेवाड़ का सर ऊंचा रखा, और मैं आपके पैरों में पड़कर क्षमा याचना करता हूँ कि मैं आपके लिए मरते दम तक काम करता रहूँगा, इस माटी के लिए मैं मरते दम तक काम करता रहूँगा मैं, चाहे भले मुगल सेना में मैं धीरे धीरे वहाँ से निकलने का प्रयास करूँगा, और जब मैं वहाँ से पूरी तरह से पतन कर दूँगा, तब मैं पूरी तरह से मालवा अपनी माटी की, मेवाड़ की इस माटी में आ जाऊँगा, और मैं धीरे धीरे जाकर यही काम करूँगा। और यहाँ से शक्ति सिंह आज्ञा लेता है अपने भाई बड़े भाई प्रताप सिंह से, और बोलता है कि मैं अभी तो उसी खेमे में जाऊँगा जहाँ से मैं आया था, अभी तो मैं उसी खेमे में जाऊँगा। यानी कौन सा खेमा? मुगलों का खेमा, कि अभी तो मैं मुगलों के खेमे में ही जाऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर मैं काम किसके लिए करूँगा? मेवाड़ के लिए करूँगा, मेवाड़ के रक्षा के लिए करूँगा, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए काम करूँगा, और भैया क्षमा करना मुझको। कहते हैं कि प्रताप ने इनको आशीर्वाद दिया, और प्रताप ने कहा कि हे शक्ति सिंह, तुझ पर मुझे पहले से ही गर्व था कि तूने मेरी बात ना मानकर तूने एक तरह से पूरे इसको, मतलब पहले से मुझे गर्व इस बात का था कि तूने कभी मेवाड़ के विपक्ष में बात नहीं की। भले तू मुगल में था, लेकिन मेवाड़ के विपक्ष में तूने कभी बात नहीं की। भले तू था मुगल में, मुगल की सेना में रहा, लेकिन कभी भी तूने अपने जगमाल जैसा धोखा तो नहीं दिया तूने। जगमाल ने तो मेवाड़ की खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तूने तो कम से कम आज तो ये एहसास तो हुआ। तो प्रताप ने कहा कि कोई बात नहीं, गलती सभी से हो जाती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो प्रताप ने बोला इट्स ओके, तो शक्ति सिंह ने बोला ठीक है भैया, ऑल राइट। तो यहाँ से शक्ति सिंह निकल जाते हैं, और प्रताप सिंह यहाँ से रोते हुए चेतक की, कहते हैं चेतक की समाधि भी यहीं पर है। याद रखना दोस्तों, प्रश्न आता है चेतक की समाधि कहाँ पर है, तो चेतक की समाधि बलीचा में है दोस्तों। याद रखना आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट, ये आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत काम का है, आपके लिए भी काम का है, भारत के हिसाब से तो, और नॉलेज के हिसाब से काम का है। चलिए क्लियर सभी का, गाना सुनाओ पूरा, शेयर कर दो बेटा, इसको शेयर कर दो थोड़ा सा आप लोग। अटक गया क्या? इसको थोड़ा शेयर कर दो आप लोग। बताओ क्या होगा राइट आंसर, सॉरी शेयर कर दो आप लोग। तो ये क्लियर सभी का, कोई समस्या तो नहीं है। चेतक की समाधि कहाँ पर है? बलीचा में, ओके। और बलीचा कहाँ पर है आपका?
राजसमंद जिले में। राजसमंद कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ूं, बोलो जी, आगे बढ़ जासी, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे यार। गाना पूरा सुना दो सर, आप अच्छे गा रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। मात्र 12 लोग ही क्लास लेते हैं, वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, है ना। 12 लोग ही पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़े अपन। आज की जो आज ज्ञान दे रहा हूँ ये कल काम आएगा आपका, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको काम की लग रही क्या? ये शक्ति सिंह वाला जो वर्णन मिलता है दोस्तों, ये अमर काव्य में मिलता है, अमर काव्य में मिलता है, बदायूं में नहीं मिलता है। ये शक्ति सिंह वाला जो वर्णन मिलता है ना, शक्ति सिंह पैरों में गिरा था, ये हुआ था, चेटक की वगैरह समाधि वगैरह, इनके बारे में अमर काव्य में बताया गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ूं मैं, बोलो आगे। अब दोस्तों क्या करता है, दूसरे दिन वापस मान सिंह क्या करता है, यहां पर मान सिंह तोपों से वार करता है और तोपें चलवा देता है, सेना में तोपों से वार करवाता है। कहते हैं कि प्रताप की 20,000 सेना लड़ रही थी और मान सिंह तोपों से क्या करवा देता है, वार करवा देता है। और तब प्रताप वापस आता है और प्रताप क्या करता है, अब अपने हाथी को छोड़ता है। कहते हैं कि प्रताप के 2 हाथी थे, एक का नाम था राम प्रसाद, बड़ा खतरनाक हाथी था ये, हाँ, प्रताप का एक हाथी था राम प्रसाद हाथी, और दूसरा प्रताप का एक और हाथी था जिसका नाम था लूणा हाथी। कहते हैं कि प्रताप के 2 हाथी थे खतरनाक, हाथी तो बहुत सारे थे लेकिन खतरनाक हाथी कौन थे, राम प्रसाद और लूणा थे। कहते हैं कि प्रताप ने हाथी के दांत पर और हाथी के पूंछ पर धार वाली वो लगवाकर इसने इनको छोड़ दिया मैदान में। कहते हैं कि राम प्रसाद हाथी ने मुगल की सेना में इतना भयंकर हड़कंप मचा दिया कि कहते हैं कि यहाँ पर लगभग इसी अकेले राम प्रसाद हाथी ने, कहते हैं कि 5,000 से ज़्यादा मुगल सैनिकों को मार दिया था। इसी अकेले ने, राम प्रसाद हाथी ने क्या कर दिया, हड़कंप मचा दिया मुगल सेना में, और 5,000 से ज़्यादा व्यक्ति को इसने मार दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। बदायूं ने खुद बता दिया इसके बारे में। और राम प्रसाद हाथी बड़ा खतरनाक हाथी था। कहते हैं कि मान सिंह ने 7 हाथी को इसके आसपास घेरा लगाया और इसको पकड़ने की कोशिश की, फिर भी ये काबू में नहीं आया। तब कहते हैं कि मान सिंह ने इसके ऊपर तोप का वार करवाया और इसके ऊपर गोली चलवाई और इसके पैरों को जख्मी किया गया। गोली चलवाने के बाद इसके पैर को जख्मी किया गया। तब राम प्रसाद पकड़ में आया और राम प्रसाद को यहाँ से मान सिंह तोमर क्या करता है, यहाँ से पकड़वा के तुरंत इसको भिजवा देता है, कहाँ पर, अकबर के यहाँ पर। और अकबर के यहाँ पर भिजवा देता है। अकबर को बोलता है कि अकबर जाओ, अकबर के पास भेजना, इसने सर्वाधिक नुकसान पहुँचाया अपने सैनिकों को। कहते हैं 5,000 सैनिकों को इसने अकेले ने मारा है। तब कहते हैं कि राम प्रसाद को यहाँ पर जो दोस्तों अकबर के पास भेजा जाता है, और अकबर के पास जब इसको भेजा जाता है राम प्रसाद को, तो अकबर इसका नाम चेंज करता है, राम प्रसाद से इसका नाम चेंज कर देता है पीर प्रसाद। इसका नाम क्या कर देता है, अकबर पीर प्रसाद कर देता है। और राम प्रसाद से इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। हाथी का नाम चल रहा है, हाथी का नाम राम प्रसाद से क्या कर दिया, अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया। याद रखना, ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि प्रताप सिंह के घोड़े का नाम, हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने बदल कर क्या किया था, तो पीर प्रसाद किया था। दोस्तों याद रखना, इसी राम प्रसाद इतना वफादार हाथी था कि इसने अकबर के यहाँ पर कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया। इसने खाना पीना तक बंद कर दिया था अकबर के यहाँ पर जब ये गया था। तब प्रताप सिंह के पास एक खबर आती है कि राम प्रसाद कुछ खा पी नहीं रहा है। तब प्रताप ने कहा था, हे मान सिंह और अकबर, जब तुम लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, कि इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि जब हमारे हाथी इतने वफादार है कि हमारे बिना कुछ खाते पीते नहीं है, तो तुम क्या चीज़ हो यार, है। तब ये बात बोली थी किसने, प्रताप ने। और याद रखना, ये राम प्रसाद जो है कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और आगे ध्यान देना, इन्हीं हाथियों के दम पर और भी बहुत सारे हाथी थे। और इधर से मान सिंह तोमर भी अब क्या करेगा, हाथी छुड़ाएगा, क्योंकि मान सिंह के पास भी क्या थे, हाथी थे बहुत सारे। और मान सिंह भी अपने गर्जता हाथी था इनके पास, उसको छोड़ता है। मान सिंह के पास बहुत सारे हाथी थे, उनको मान सिंह क्या करता है, छोड़ता है। अब देखो, एक तरफ प्रताप और दूसरी तरफ क्या, मान सिंह।
ध्यान देना, एक तरफ प्रताप के हाथी और दूसरी तरफ क्या है, मान सिंह के हाथी है। दोनों हाथी आपस में लड़ रहे हैं। राज हाथी था एक तो इनका नाम, है ना, इसका नाम राज हाथी था, और एक और का नाम था गजमाला। तो गजमाला और राज इसके हाथी थे मान सिंह के। इन दोनों हाथी को इसने आगे बढ़ाया था, और इधर से प्रताप के और भी हाथी छोड़े गए बाद में। कहते हैं कि सारे हाथियों के बीच में लड़ाई हुई, और लास्ट में दोस्तों ऐसा उल्टा दाम पड़ा कि मान सिंह के उल्टा दाम पड़ गया। और मान सिंह के उल्टा दाम ऐसा पड़ा कि मान सिंह को युद्ध मैदान छोड़ के भागना पड़ा, और भाग के भारी बेइज्जती होकर मान सिंह इस युद्ध मैदान को छोड़ के भागता है। और मान सिंह इस युद्ध मैदान को छोड़कर भागने लगा, और भागते भागते पहुंचा था कहाँ पर, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जब ये पहुंचा और खबर मिली कि अकबर, मान सिंह तो बेइज्जत होकर भागा, यहाँ से पराजित होकर भागा, तब अकबर को ये बात बुरी लगी, और अकबर ने सोचा कि हमेशा के लिए अब जो है मेवाड़ हम जीत ही सकते हैं। तब अकबर ने इसी मान सिंह को बोला कि तूने मुझे अपमानित किया, तू तो खुद पराजित हुआ लेकिन अपमानित तूने मुझे किया। कहते कि अकबर ने इस मान सिंह को अपने दरबार की जो मनसबदारी दे रखी थी, उसी मनसबदारी को यहाँ से अकबर ने छीन ली। मनसबदारी को छीनते हुए इसे अपने दरबार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। हमेशा हमेशा के लिए इस मान सिंह को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इस प्रकार से मेवाड़ का स्वाभिमान जिंदा था, जिंदा रहा और जिंदा रहेगा। ये नारा दिया था किसने, प्रताप सिंह ने दिया था। दोस्तों, इस प्रकार से मान सिंह जो है बुरी तरह से पराजित होता है, और अकबर के यहाँ से भी बुरी तरह से इसको बाहर निकाला जाता है। मनसबदारी छीन ली जाती है, और दरबार से भी इसको बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कहानी, पूरा वर्णन मैं आपके सामने कर चुका हूँ। दोस्तों, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को देखना, और पूरी तरह से आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब आगे कहानी क्या होती है प्रताप सिंह के बारे में, प्रताप सिंह का बेटा आएगा, और किस प्रकार से और अकबर इससे लड़ाइयाँ लड़ता है, प्रताप सिंह की और अकबर के बीच में क्या लड़ाइयाँ होती है, किस प्रकार से